जब हम लोग धर्मपूर्वी बोलते हैं अपने आप को, तो मतलब हम किसी को मैसेज देना चाहते हैं कि हम सारे समाज का मतलब सम्मान करते हैं। तो जो कुछ हमारे विरोधी लोग हैं वो उस लाइन को खा के उनको ये समझाते हैं कि देखो ये भगवान देवी देवताओं को रोकने से हमको मना कर रहे हैं, आपका जलस ये कर रहे हैं। मतलब वो एक जो लाइन थी कि हम सभी का सम्मान करते हैं, वो लाइन उन्होंने खत्म कर दी। और वो बोलते आप ये बोलते हैं कि हम धर्मपूर्वी, हम किसी सबको नहीं मानते। मतलब ये जो दूसरे संगठन वाले इस टाइप का जैश के प्रति मैसेज देते हैं, कुछ दो एक गाँव में मैंने सुना है। जबकि हमने किसी भगवान का या किसी का विरोध नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया। सभी को जोहार, जय आदिवासी। आज हम लोग इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं डिलिस्टिंग को लेकर और सिवनी मुद्दे को लेकर। डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वह जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लोग जो ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं, उनका अनुसूचित जनजाति से नाम हटा दिया जाना चाहिए, यानी कि डिलिस्टिंग कर दिया जाना चाहिए। हम जयस और आदिवासी समाज के लोग यह कह रहे हैं कि आदिवासी समाज धर्मपूर्वी समाज है और आदिवासी समाज प्रकृति पूजक समाज है। आदिवासियों की अपनी रूढ़ी प्रथा है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में रहकर आदिवासी समाज काम करता है। आप देख सकते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है या आप आदिवासियों को जो अनुसूचित जनजाति संविधान के हिसाब से जिनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, उनको जो प्रावधान मिले हैं, विशेष अधिकार मिले हैं, वो आदिवासी होने के नाते मिले हैं, ना कि धार्मिक होने के नाते। तो हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच से कहना चाहते हैं कि जो आप डिलिस्टिंग चला रहे हैं उसके मापदंड सिर्फ एक दो धर्म तक क्यों सीमित है। वहाँ पर जो आदिवासी समाज है प्रकृति पूजक है पहले तो, और आदिवासी समाज संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति में आदिवासियों को नोटिफाइड किया गया है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आदिवासियों पर कोई भी धर्म अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ना वो ईसाई होंगे, ना मुस्लिम होंगे, ना हिंदू होंगे, ना बौद्ध होंगे, ना जैन होंगे, ना और भी कोई धर्म उन पर लागू नहीं होगा। इसी के तहत माननीय भारत देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर जजमेंट दिए हैं और अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिए हैं। तो मैं एक दो जजमेंट उनके आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मधु केसकर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 17 अप्रैल 1966 का, जिसमें यह कहा गया है कि आदिवासियों पे हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, ना ही मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू होता है, ना ईसाई का पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होता है, यानी कि आदिवासियों पर कोई भी धर्म लागू नहीं होता है। ये स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय अपने समय अनुसार वह जजमेंट दे चुके हैं। तो हम लोग डिलिस्टिंग वाले लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जनजाति सुरक्षा मंच के लोग आदिवासियों की डिलिस्टिंग की बजाय आदिवासियों के प्राकृतिकवाद जो सांस्कृतिक है, रूढ़ी प्रथा है, उसके तहत आदिवासियों की घर वापसी होनी चाहिए। क्योंकि आपके डिलिस्टिंग की वजह से आदिवासियों की जनसंख्या कम करने का जो षड्यंत्र यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर रच रही है, उसमें यह कर दिया गया है कि वो छुड़वाया जाए। और यह आने वाले समय में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जयस का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो मध्य प्रदेश रहा है। वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जयस की वैचारिक क्रांति ने यह ताकत दिखा दी है कि अब जो आदिवासी लोग हैं जो किसी धर्म में चले गए थे वो आदिवासी की ओर वापस लौट आए हैं। इसलिए डिलिस्टिंग वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि डिलिस्टिंग नहीं, आदिवासियों की सांस्कृतिक रूप से, रूढ़ी प्रथा के रूप से उनकी घर वापसी होनी चाहिए। इसके साथ ही जनगणना कालम जो होता है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1871 से लेकर 1941 तक जिस कालम में आदिवासियों की जनगणना हो रही थी, उस कालम की मांग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई नया धर्म नहीं मांग रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जिस कालम में आदिवासियों की जनगणना होती थी उसी कालम में आदिवासियों की वापस जनगणना होनी चाहिए, ताकि इस देश में वास्तविक स्थिति में आदिवासी कितने हैं पता चले। अभी लगभग का जो 2011 का आंकड़ा है उसके अनुसार 10 करोड़ आदिवासी है, लेकिन अभी वर्तमान में 15 करोड़ आदिवासी इस भारत देश में रहते हैं। 2.5 करोड़ आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और 1871 में एबोरिजन और 1881 में एबोरिजिनल, 1901 में एनिमिस्ट, 1911 में एनिमिस्ट, इस तरीके से आदिवासियों की अलग जनगणना कालम में गणना हो रही थी, उसी कालम को लागू किया जाए। इसके लिए
समस्त आदिवासी संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर में और राष्ट्रपति को कई बार आवेदन और लेटर लिख चुके हैं कि आदिवासियों की जनगणना अलग कॉलम में होनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है कि आप अभी रिसेंटली देखे होंगे कि सिवनी में 2 गौड़ आदिवासियों को बजरंग दल और श्री राम सेना के लोग गौ तस्करी की शंका में उनकी पीट पीट कर बुजुर्गों की हत्या कर दिए। उनका वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा उन सभी को गिरफ्तार किया गया और एफआईआर में पंजीबद्ध किया गया और उसमें लिखा गया कि यह लोग बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं। इसके बावजूद इस प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि वह लोग बजरंग दल के हैं या नहीं, उनको क्लीन चिट दे दिए हैं, जबकि हिंसा करने वाला या किसी को मारने वाला आरोपी होता है, वो किसी दल से जुड़ा है तो बिल्कुल वह दल से जुड़ा है। ऐसे दलों को अनुसूचित क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों की विशेष अधिकार है। और अनुसूचित क्षेत्र में 19(5) के तहत जो गोरक्षा कानून जो ये लोग चला रहे हैं, बजरंग दल के लोग या गोरक्षक लोग जो चला रहे हैं, वह असंवैधानिक है, क्योंकि इस कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जनजाति मंत्रालय में इनको भेजना चाहिए था। वहां से तय होना चाहिए था कि आदिवासी क्षेत्र में इनका काम करने का मापदंड क्या होगा, इनका तरीका क्या होगा, जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। इनको तत्काल हमारा राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि अनुसूचित क्षेत्र में 19(5) के तहत इन लोगों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसी हिंसात्मक घटनाएं या धार्मिक उन्माद फैलाने वाली घटनाएं अनुसूचित क्षेत्र में जहां आदिवासी लोग निवास करते हैं वहां पर ना हो। क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक और धर्मपुरी समाज है, आदिवासी समाज अहिंसक समाज है, आदिवासी समाज मानवतावादी समाज है। आदिवासी समाज चाहता है इस देश में रहने वाले तमाम लोग, तमाम धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी रहे, कोई किसी के साथ हिंसा न करे। लेकिन इसका उलट यहाँ पर हो रहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को आए दिन मारा जा रहा है, आए दिन पीटा जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार आरोपियों के पक्ष में खड़ी होती नजर आ रही है। आप इसी के साथ देखे होंगे कि वहाँ के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपी नहीं है, जबकि आरोपियों का चिन्हित हो चुका है, विवेचना में वह आ चुके हैं और साबित हो चुका है कि वह उन्हीं लोगों ने उन 2 बुजुर्गों की गौ तस्करी के शंका में हत्या कर दी थी। दूसरा ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो आदिवासी एरिया में आदिवासी लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए भ्रम फैला रही है, यह बंद होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल, जो कि बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पे कोल माइंस है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। उस सरकार ने उन जंगलों को अपने अडानी के हाथों बेच दिया है। वहां पर रहने वाले आदिवासियों को छत्तीसगढ़ की सरकार विस्थापित कर रही है और वहां से उन लोगों को जंगल से बेदखल कर रही है। और यही मामला राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद वहां पर रिट, जो कि एग्जाम के लिए आदिवासी लोग, हजारों की संख्या में आदिवासी लोग एक काकरी डूंगरी करके पहाड़ है, पहाड़ पर आंदोलन कर रहे थे। वहां पर आंदोलनकारियों को गलत दिशा में आंदोलन को मोड़ दिया गया और वहां पर 5000 आदिवासियों के ऊपर 62 मुकदमे दर्ज किए गए। जबकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बीजेपी की सरकार जो है वह मानपुर में जयस के लोग केमिकल डंप करने वाले, प्रकृति को बचाने के लिए केमिकल डंप करने वालों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो यहाँ की राज्य सरकार और वहाँ के स्थानीय नेताओं के दबाव में प्रशासन आदिवासी लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर लेता है। क्योंकि आदिवासी लोग मानवता को बचाने की बात कर रहे थे। आदिवासी लोग चाहते थे कि अजनार नदी में जो केमिकल डंप किया जा रहा है उस केमिकल को डंप नहीं किया जाए और इंदौर और महू और उसके आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, उनको गंदा पानी न मिले, उनको गंदी एयर ना मिले, इसलिए काम कर रहे थे। जबकि प्रशासन को तो इनका सम्मान करना चाहिए। कि 1-2 सवाल लेंगे फिर आप बताते रहिए। मुझे ये बताइए, जो आपने अभी बताया उसके अनुसार आदिवासी रहेगा, जो आपने संविधान में उसकी घोषणा की, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आदिवासी रहेगा उससे भी क्या जरूरत है धर्मांतरण करने की, ये समझना धर्मांतरण करने की उसे जरूरत क्यों होती है? अभी आपने बताया धर्मांतरण करने की जरूरत आदिवासियों को नहीं है, लेकिन आदिवासी एरिया में कुछ लोग जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं
अब आप देख लीजिए कि वहाँ पर आदिवासी लोगों को लालच दिया जाता है। आप अगर ईसाई लोगों की बात करें तो वहाँ पर वो लोग किसी चीज़ का लालच देते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, तो वो लालच में आकर उस धर्म को अपना लेते हैं। वही कि वही हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वह भी धार्मिक रूप से आदिवासियों को जोड़ने के लिए, जैसे कि लड़कियों को जोड़ने के लिए दुर्गा वाहिनी में ऐड करने के लिए उनको मोबाइल फोन दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आदिवासियों को लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्मांतरण जो है वो गलत है, पर आदिवासी जो है वो हिंदू से अलग है। जी। अच्छा, दूसरे मुझे ये बताइए कि जो धर्मांतरण हो चुका है, जिन लोगों ने कर लिया, पिछले कई सालों से भी आप लोग आए सिलसिले में, कोई ईसाई हो गया है, कोई मुस्लिम हो गया है, वो दोनों का फायदा उठाए, ये सही है या गलत है? आप नहीं, देखिए आदिवासियों का जो स्टेटस है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 392 के तहत है, ठीक है। और जो मेरी बात सुनते हैं कि मत जाइए, मेरा बहुत सीधा सवाल है, मैं आदिवासी हूँ, मुझे संविधान में जो अधिकार दिए मुझे वो मिल रहे हैं, कल को मैं जाके ईसाई बन गया, मैं वहाँ के भी फायदे ले रहा हूँ, मैं दोनों जगह के फायदे ले रहा हूँ, ये सही है या गलत? नहीं, ये गलत है। लेकिन आदिवासियों को जो विशेष अधिकार मिले हैं वो धर्म के आधार पर नहीं, उनकी जाति के आधार पर मिले हैं। तो आदिवासी ये गलत है ना? आदिवासी को जो अधिकार है उसमें उसको फायदे मिलने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। पर आगे लगे कुछ लोग ऐसे, आप यदि आरक्षण के सिस्टम को देखो, सिर्फ आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दूसरे भी जिन लोगों ने फायदा उठाया वही फायदा उठाते जा रहे हैं, बाकी उसी समाज का एक बड़ा तबका जो है वो आज भी नीचे गलत है। तो ये इस चीज को लेकर तो मतलब एक राय होनी चाहिए ना जी। आप यदि आदिवासी हैं उसके आपको फायदा उठाना है, आपका अधिकार है, पर आपने कन्वर्ट हो गए बाद में, फिर आप उससे IAS IPS में आपने पोस्टिंग ली, ये गलत है। इससे ये होता है जो आपकी सीटें हैं, ये जरूरतमंद बच्चा है, वो पढ़ के जा रहा है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो उस बेचारे को सीट नहीं मिलती। बिल्कुल, जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए, जिन्होंने एक बार उसका लाभ ले लिया है वो अपने आप स्वतः उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस देश में संविधान में जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के आधार पर भी हमको चलना पड़ेगा। तो वही जो है कि हम लोग जो कन्वर्टेड हो गए हैं, वो कन्वर्टेड आदिवासी वापस आदिवासियत की ओर लौट रहे हैं। हम लोग हर एरिया में, पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में जो लोग ईसाई में कन्वर्टेड हो गए, जो मुस्लिम में कन्वर्टेड हो गए, जो हिंदुत्व में कन्वर्ट हो गए, जो जैन में कन्वर्टेड हो गए हैं, वो सभी प्रकृति पूजक और धर्मपुरी समाज है, उनको हम लोग हमारी संस्कृति के आधार पर हम लोग वापस हमारी आदिवासियत रूढ़ी प्रथा के अंदर ला रहे हैं, जिसके लिए वह आ सकते हैं, क्योंकि संविधान में धार्मिक कोड आदिवासियों को नहीं दिया गया है, उनका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, वह धर्मपुरी समाज है, इसलिए जो चीज़ें हैं वह उन पर लागू नहीं होती है। इसीलिए मैंने कुछ देर पूर्व भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें बार बार कहा गया है कि आदिवासी किसी धर्म से संबंधित नहीं है, वह धर्मपुरी समाज है। हाँ, लेकिन हम आदिवासी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मजार भी है, चर्च भी है, लेकिन हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आज तक आदिवासी क्षेत्र में ना किसी मंदिर को तोड़ा गया, ना किसी मजार को नुकसान पहुंचाया गया, ना किसी चर्च को तोड़ा गया। तो हम लोग चाहते हैं कि इस देश में और इस प्रदेश में सभी लोग मिलजुल कर रहें और शांतिप्रिय तरीके से रहें। और जो डिलिस्टिंग वाले जो जनजाति सुरक्षा मंच के लोग हैं, जो इस तरह का प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनका आदिवासी स्टेटस खत्म कर दिया जाना चाहिए, जबकि आदिवासी स्टेटस खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इंजीनियर लोकेश मुगाल्दा, देश राष्ट्रीय प्रभारी। ठीक है, मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। जजमेंट वजमेंट है ना, दो लाइन पढ़ दो सब बढ़िया, 5-6 जजमेंट हिंदू विवाह अधिनियम में सब पढ़ दो, अधिनियम वाला सब बता दो। अपनी बात क्या होना अभी 3 शादियां हुई हैं, तो बता दो कि 3 शादियां सनातन धर्म में अलाउ है क्या? नहीं है, इसलिए ये डिफरेंस उदाहरण बताना पड़ेगा। ये डिफरेंस है ना, ये देखो ये डिफरेंस है ना। उसके बाद फिर जैसे कि सनातन, अधिकतर सनातनी जो है वेजिटेरियन है, आदिवासी बहुसंख्यक जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। क्या सनातन धर्म में आपको बकरा मुर्गा खाने की है क्या छूट? क्योंकि ना जब हम लोग बचपन से ही हम नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप हमको सनातनी कैसे मान रहे हो? कैसे मान रहे हो? क्या आप हमको गंगा जल डाल के पवित्र करके सनातन धर्म में लोगे क्या? सही। तो आपका क्या क्राइटेरिया क्या है सनातन का? क्या बोल के ना आप जल जंगल जमीन से आप इंस्पायर्ड होकर आपने अपना धर्म बनाया है, तो मूल धर्म हमारा है, मूल बीज हमारा। आप हमसे इंस्पायर्ड और आप हमको बोल रहे हो कि बाप बेटे को बाप बोले, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमसे निकले हो, तुम हमको बोल रहे हो कि तुम हमको बाप बोलो। भैया मूल संस्कृति तो हमारी है,
आदि अनादिकाल से पैदा हम हुए हैं यहाँ पर, है ना। जितनी भी गुफाएं हैं वहाँ पेंटिंग और चीजें हमने बनाई है, प्रागैतिक काल की गुफाएं हमने बनाई है कि ना। साइंस की खोज हमने की, कृषि की खोज हमने की, आयुर्वेद की खोज हमने की, सारी खोजें हमारी हैं। और तुम उसका श्रेय लेके बैठ गए कि ना तुमको एक भी जड़ी बूटी का ज्ञान था क्या, तुम में से किस में थे ना। आदिवासियों ने सब एग्रीकल्चर का पैटर्न से लेकर अपना मेडिसिन का पैटर्न, संस्कृति, कला, जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी मौलिक जो चीजें सब हमने याद की है। हमारा धर्म ज्यादा विस्तृत है, ज्यादा बड़ा है, और हमको तुम्हारे धर्म से कोई उधार लेने की जरूरत नहीं। हमारे धर्म अपने आप बहुत विस्तृत है। क्या तुम कभी सरदारों को, जैनियों को, बौद्धों को तो नहीं बोलते कि आप हमारे धर्म में आइए, है ना। आदिवासी इतना कमजोर थोड़ी कि हम तुम्हारे उसमें शामिल होंगे। और हिंदुत्व तो एक जीवन जीने की कला है, एक पैटर्न है। धर्म तो आपका सनातन है। यहाँ मुद्दा हिंदुत्व का नहीं, आप ना मूल मुद्दों पे बात करते नहीं हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते नहीं हो, आप आदिवासियों को शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की बात आप करते नहीं हो। कि ना ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच है, ये बोले कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाए नेमावर में, नीमच में, मानपुर में, खरकुंडी में, आप लोग कौन सी सुरक्षा कर रहे हैं? मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। मैं बता रहा था कि जो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं वो सिर्फ एक धर्म के प्रोपेगेंडे को लेकर बैठ गए हैं, लेकिन वो कभी भी आदिवासी पे हो रहे अत्याचार के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। आप चाहे नेमावर में ले लीजिए, नेमावर में 5 बच्चियों को जमीन में गाड़ दिया गया, लेकिन वहाँ पर जनजातीय सुरक्षा मंच और जनजातीय हिंदू युवा संगठन के लोग जो बीजेपी समर्थित है वह कभी भी उन मुद्दों पर मुखर नहीं होते हैं। यहाँ तक कि खेरखुंडी में पुलिस कस्टडी में बिसन की चमड़ी उधर का हत्या कर दी जाती है। वहाँ पर भी यह जो तथाकथित जो लोग हैं वह वहाँ पर आवाज नहीं उठाते हैं। भीमपुर में, बैतूल में हमारी जमीन, हमारा आंदोलन, वहाँ पे आंदोलन को गलत दिशा देकर हमारे ही लोगों पर एफआईआर कर दी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उस जमीन के पक्ष में, उस महिला के पक्ष में कभी भी ये बजरंग दल के लोग, ना आपके जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग, ना हिंदू युवा जनजातीय मोर्चा के लोग कभी खड़े नजर नहीं आते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं और आदिवासी समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। यह लोग आदिवासियों से लड़वाने के लिए तरह तरह की चीजें अपना रहे हैं। अभी जबकि इन लोगों को अगर आदिवासी हितैषी हैं और आदिवासी हित की बात करते हैं तो जनजातीय सुरक्षा मंच को आदिवासियों के खाली पड़े बेकलाक पदों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2004 से अब तक 1,50,000 एसटी और एससी के बेकलाक पद खाली हैं। अगर उन बेकलाक पदों के लिए आवाज उठाएंगे तो हम जनजातीय सुरक्षा मंच के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी हक की लड़ाई लड़ें, लेकिन वह कभी भी इस तरह की लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं। ना शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं। वह सिर्फ एक धार्मिक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। हम लोग बार बार कहते हैं, हम लोग बेकलाक पदों के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं, तब मध्य प्रदेश की सरकार आंदोलनकारियों पर ही एफआईआर दर्ज करके उनको जेलों में डाल देती है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग जेएस के लोग और तमाम आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन के लोग समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन यह कभी भी जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग कभी सामने नहीं आए। लेकिन जब डीलिस्टिंग की बात आई, जब इनको किसी ने ऊपर से ऑर्डर दिया और कहा कि आदिवासियों की डीलिस्टिंग होनी चाहिए, तो इन्होंने एक पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह का प्रोपेगेंडा फैला दिया। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में एक बार राष्ट्रपति ने किसी क्षेत्र को अगर अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है तो फिर राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं है कि उस क्षेत्र को वह अनुसूचित क्षेत्र से डिसमिस कर सके, खत्म कर सके। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग आदिवासियों का अनुसूचित क्षेत्र खत्म नहीं करना चाहते, वह आदिवासियों को ही खत्म करना चाहते हैं और इसमें उनका भी नुकसान होगा। इसलिए मेरा जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों से निवेदन है कि भाई, आप लोगों को भड़का दिया गया है, आप अपनी संस्कृति, अपने राइट्स को पढ़िए और किसी गैर लोगों की बातों में आकर इस तरह के प्रोपेगेंडा में उनका साथ मत दीजिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आप ही लोगों का होगा। जब हथौड़ा चलेगा डीलिस्टिंग का, वह हथौड़ा सबसे पहले आप लोगों पे चलेगा, क्योंकि आदिवासियों के लिए जो ये जजमेंट दिए गए हैं वो जजमेंट ऐसे ही नहीं दिए गए। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारी भावनाओं के साथ नहीं चलता, वो डॉक्यूमेंट पे चलता है। वो डॉक्यूमेंट के आधार पर
यह जजमेंट दिए गए हैं। मैं आपको एक मध्य प्रदेश का जजमेंट पढ़ के सुना देता हूं। मध्य प्रदेश का जजमेंट है दीपक मरावी वर्सेस श्रीमती कलाबाई। जजमेंट गिवन बाय ऑन 5 सितंबर 2013। इसमें लिखा है द सेकंड मैरिज इज परमिसेबल अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द गौंड कम्युनिटी एंड फर्दर एज द वेदर द प्रिवेंशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आर नॉट अप्लीकेबल अपॉन द पार्टीज। यानी कि इसमें कहा गया है कि गौंड समुदाय में दूसरा विवाह मान्य है और इस समुदाय पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि नागपुर में एक आदिवासी ने 3 पत्नियों के साथ फेरे लिए। अगर वह सनातन हिंदू होता तो उस पर FIR दर्ज हो जाती, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वह एक पत्नी से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन आदिवासियों में यह हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए वह 3 शादियां किया। और यह हमारी रूढ़ी प्रथा का हिस्सा है, यह हमारी व्यवस्थाओं का हिस्सा है। इसलिए जल जंगल जमीन बचाने की जो आदिवासी लोग बात करते हैं, तो जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए भी हमारे आदिवासी पुरखों ने हमारी व्यवस्थाएं बनाए हैं, हमारी टोटम व्यवस्थाएं बनाए हैं। क्योंकि आदिवासी समाज 100% नॉन वेजिटेरियन है, जबकि सनातनी जो समाज होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वहां पर नॉनवेज अलाउ नहीं होता है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे को संरक्षित करने वाली व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए हम लोग उसको टोटम व्यवस्था बोलते हैं। यानी कि एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोगों ने एक जलीय जीव, एक पक्षी, एक पशु और एक पेड़, जिसको हम लोग हमारा टोटम मानते हैं, जो जिसका टोटम होगा उस टोटम को वह संरक्षण करेगा, उसको खाएगा नहीं। और जो दूसरे का टोटम होगा वह उसका संरक्षण करेगा, दूसरा व्यक्ति खा सकता है। यानी कि हमारे आदि समाज में जो उपजातियां हैं, उपजातियों में भी अलग अलग टोटम होते हैं। टोटम अपने एक दूसरे के संरक्षण करते हैं और एक दूसरे के संरक्षण के लिए इसलिए करते हैं ताकि यहाँ धरती पर मौजूद तमाम लोग जिंदा रहे और धरती का संतुलन भी बना रहे। इसलिए जब धरती पर खाने की चीजें नहीं थी तब वह किसी न किसी चीज को खाते थे, तो वह जानवरों को भी उस टाइम पे मार के खाते थे। लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था थी कि कौन किसका संरक्षण करेगा और कौन किसको वह अपना भोजन बनाएगा। तो यह व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। और आदिवासी समाज साइंस से भी बड़ा समाज है, क्योंकि जब साइंस नहीं आया था तभी आदिवासी समाज ने कह दिया था, क्योंकि वह चांद, तारे, सूरज, हवा और बादलों को देखकर अनुमान लगा लेता है कि बारिश ज्यादा अच्छी होगी या नहीं होगी। क्योंकि यह जो है वह साइंस ने तो बाद में बताया, हमारा आदिवासी समाज जानता था कि धरती एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रह्मांड में घूर्णन कर रही है। और यह आज से 300 वर्ष पहले वैज्ञानिकों के जब अंतरिक्ष यान गए तब जाकर उनको पता चला कि धरती अपने अक्ष पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। नहीं तो पहले जो जिस तरह की कहानियां बनाई गई है उन कहानियों में लिखा गया है कि सूरज घूमता है और धरती स्थिर है, लेकिन बाद में जब पता चला कि धरती घूमती है और सूरज स्थिर है। तो यह आदिवासी लोगों ने 10,000 साल पहले बता दिया था। इसलिए आदिवासी लोगों को जो कुछ अभी तथाकथित लोग आए हैं आदिवासी एरिया में, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोग आदिवासियों की हितैषी नहीं है, यह आदिवासियों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और कह रहा था कि कांग्रेस और भाजपा जो एक है, वो एक होने का कारण यह है कि 3 अलग अलग प्रदेशों में एक अलग अलग सरकारें हैं। वहाँ अलग अलग सरकारें किसी भी तरह से आदिवासियों के स्थापन को ही बढ़ावा दे रही है, आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का ही काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कहें तो मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 2100 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति के लिए सैंक्शन कर दिए हैं। जबकि ओंकारेश्वर का क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासियों का निवास था। आदिवासियों के जो पेड़ पुरखा है वो वहाँ उनकी पूजा करते थे। जो ओंकारेश्वर का जो पहाड़ है वहाँ पर आदिवासी उस पहाड़ को अपना देव मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जिन शंकराचार्य का आदिवासी क्षेत्र में रद्दी भर भी योगदान नहीं रहा, उनकी मूर्ति को वहाँ उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ शंकराचार्य की मूर्ति बिठाकर वहाँ वो पर्यटन स्थल बनाएंगे और यहाँ की भाजपा सरकार वहाँ से पैसा कमाना चाहती है। वह सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है। यही हाल आपके छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर हसदेव अरण्य जंगल है,
वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पर कोल माइनिंग है। कोल माइनिंग में वहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। उस कांग्रेस की सरकार ने अडानी को उस जंगल को कोल माइनिंग वाले लोगों को बेच दिया है और उसके कारण वहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने जंगलों को कटाना शुरू कर दिया है, वहाँ पे आदिवासियों को स्थापित करना शुरू कर दिया है। जबकि मध्य प्रदेश में कहते हैं आदिवासी कांग्रेस आदिवासी के साथ, और वहां पर आदिवासियों को स्थापित कर रहे हैं। यही हाल आपके राजस्थान में है, जहां पर काकड़ी डूंगरी में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रीट जो वहां की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसके लिए हजारों आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे थे पदों को भर्ती के लिए, और शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। वो भी एक पहाड़ पर, जो काकड़ी डूंगरी जो जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, वो एक पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है। उस पहाड़ पर काकड़ी डूंगरी में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने, वहाँ की राज्य सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, उसने उस आंदोलन को गलत रोक दिया, वहाँ पर गलत गतिविधियां की और वहाँ पर 5000 आदिवासियों पर जो वहाँ के अभ्यर्थी थे जो रीट की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उन पर 62 मुकदमे दर्ज कर किए और 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस आदिवासी हितैषी है और दूसरे राज्यों में आदिवासियों के साथ अन्य अत्याचार कर रही है? तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, एक ही थाली के लोग हैं। वह एक ही तरीके से आदिवासियों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आदिवासी अपनी जमीन से विस्थापित हो जाएगा तो आदिवासी को जिंदा रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएगा। और वही काम अभी डिलिस्टिंग वाले कर रहे हैं। तो मेरा डिलिस्टिंग वालों से विशेष अनुरोध है, निवेदन है कि डिलिस्टिंग न करते हुए आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से वापस अपने समाज में लाए, अपनी समाज की रूढ़ी प्रथा में लाए। और यह काफी तेजी से हो रहा है। आप भी कोशिश कीजिए, हम भी आपके साथ कोशिश करेंगे और सभी आदिवासियों को जो अन्य धर्मों में चले गए हैं उनको वापस हम लोग हमारी संस्कृति को लौटाएंगे। और जितनी आदिवासियों की संख्या भारत देश में है, जितनी आदिवासियों की संख्या मध्य प्रदेश में, उतनी आदिवासियों की संख्या रहनी चाहिए। कोई घटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह आदिवासी इस धरती का मूल बीज है। और मूल बीज होने के नाते हमारे आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या भील, बिरसा मुंडा, रानी अपने ख्वाजा नायक, भीमा नायक, राघोजी भांगरे, इन सभी लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। बलिदान देने के बाद जो हमारे लिए विशेष अधिकार बनाए हैं उसको सुरक्षित रखने का काम हम सबका है, संपूर्ण आदिवासी समाज का है। तो मैं आज यहाँ जनगणना में जनगणना के लिए अपने लोगों से अपील कर दो कि ये भड़काने का काम करेंगे तो आप उनकी बातों में ना आए, अपने सांस्कृतिक उससे अड़े रहे। तो यही मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि जो लोग आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को भड़काने का काम करें वो इनके बहकाव में न आए। और आपको एक ही चीज लेके चलनी है कि जब जनगणना हो तो हमारा जनगणना में हमारा अलग कॉलम हो, अलग कॉलम में हमारी गिनती होनी चाहिए। जिस तरीके से 1871 से लेके 1941 तक आदिवासियों की जनगणना अलग कॉलम में हो रही थी, वही कॉलम में होनी चाहिए। हम हमारे लिए नया कुछ नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जब संविधान बना तब आदिवासियों का कॉलम हटा के उनको हिंदू के धर्म में डाल दिया गया। अब आदिवासियों की मजबूरी हुई कि जनगणना करवाते वक्त तो किसी भी रिलीजन में उनको एंट्री करनी होती तो वो कहाँ करे, क्योंकि अन्न का कॉलम भी हटा दिया गया, वहाँ पे विशेषकर हिंदू में ही डाल दिया गया, तो वो हिंदू दिखने लगे। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ना ईसाई है, ना आदिवासी क्रिश्चियन है, ना आदिवासी मुसलमान है, ना बौद्ध है, ना जैन है। आदिवासी धर्मपुरी समाज है, प्रकृति पूजक समाज है। बस इतना ही कहूँगा। हम हमारे लोगों को और ना ही हम जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों को ये कह रहे हैं कि हम तो उनको कहना चाहते हैं कि सांस्कृतिक रूप से सभी को वापस लाइए, हम उनका साथ देंगे। लेकिन डिलिस्टिंग का मुद्दा जो लाया गया है वो भड़काने वाला मुद्दा है, आदिवासियों को खत्म करने वाला मुद्दा है। आप डिलिस्टिंग वाले जो साथी हैं वो पीछे हट जाएं, ये आपके लिए भी खतरनाक है, आपको भी खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन जब जनगणना होगी, जब आदिवासियों को हिंदुत्व में लिखा जाएगा या किसी अन्य धर्म में लिखा जाएगा, तब सबसे पहला हथौड़ा डिलिस्टिंग वाला आप पर ही चलेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यह मैं नहीं, ये कागज कह रहे हैं, दस्तावेज कह रहे हैं। दस्तावेजों के अनुसार आप और हमको भी चलना चाहिए। और दूसरी चीज हमारी अलिखित इतिहास है, और अलिखित इतिहास में हमारे जो पुरखे हैं उनकी पूजा होती है। हम मूर्ति पूजक नहीं, हम पुरखे के पूजक हैं। हम धरती को जिंदा, हमारे पूर्वजों ने बसाया है टंट्या भील। हाँ, तो हम धरती के पूजक हैं, हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति को लौटे। और डिलिस्टिंग नाम का जो मुद्दा चलाया जा रहा है इसकी हम घोर निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। फिर बार बार कह रहा हूँ, आदिवासियों की प्राकृतिक रूप से घर वापसी होनी चाहिए।
यानी कि एनिमिज्म यानी प्रकृतिवादी जीववादी जो लोग होते हैं उसके तहत आदिवासियों की घर वापसी होनी चाहिए। ये इधर पत्रकारों का ले लो, पीछे सब ले लो। वो जैसे अभी मानपुर और सब जगह जैसे अपने लड़कों पर फर्जी एफआईआर उड़ा रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अभी सर के माध्यम से हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। 41 का जो नोटिस लिया है, ये फर्जी एफआईआर की गई है ना। अब मानव अधिकार आयोग ने मानपुर प्रशासन को, इंदौर प्रशासन को, डीआईजी को नोटिस भेजा है, जवाब तलब किया। 2 दिन तक क्या जवाब देते हैं इसको देखना होगा। उसके बाद हम लोग उस पर प्रोसेस करेंगे। और जो फर्जी एफआईआर है कटवाने के लिए हम लोग हाईकोर्ट में 5 जून को पर्यावरण दिवस है, अगर ऐसा कुछ जमता है मामला तो 5 जून तक अपन उधर। तो देखो मेरा तो ये है कि नए सिरे से एकजुट हो। हाँ वही, और एकजुट होकर कम से कम महीने में एक बार एक कार्यक्रम फिनिश कर दो। और